और बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से, शरद पवार ने बड़ा ऐलान किया है। शरद पवार एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ेंगे, ऐलान किया उन्होंने। 10 जून 1999 को एनसीपी का गठन हुआ था और कांग्रेस से अलग होकर शरद पवार ने एनसीपी बनाई थी। और अब पवार का कहना है कि मैंने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया है। इस फैसले के पीछे क्या वजह है, किन वजहों से ये फैसला लिया शरद पवार ने, ये समझना होगा। लेकिन बहरहाल बड़ी खबर ये है कि एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ेंगे शरद पवार, ये खुद उन्होंने फैसला किया है, फैसले से अवगत कराया है। महाराष्ट्र की सियासत में इस समय की सबसे बड़ी खबर। हमेशा ही महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे हैं शरद पवार। कई ऐसे फैसले लेते हैं जो चौंकाने वाले होते हैं, कई ऐसे कदम उठाते हैं जिससे सियासी हलकों में हलचल मच जाती है। ऐसा एक फैसला, एक बड़ा फैसला शरद पवार का। उन्होंने कहा है कि वो एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ेंगे, उन्होंने छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस से अलग होकर शरद पवार ने एनसीपी बनाई थी जिसके वो अध्यक्ष थे। न सिर्फ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स तक वो सीमित रहे शरद पवार, बल्कि उनकी चाणक्य नीति के चलते केंद्र की धुरी भी वो कई बार बने। बहरहाल एनसीपी जो उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर बनाई थी 1999 में, तब से वो अध्यक्ष थे शरद पवार एनसीपी के। लेकिन अब बड़ा ऐलान शरद पवार का, उन्होंने कहा है कि एनसीपी का अध्यक्ष पद मैं छोड़ रहा हूं, मैंने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया है, ये कहना है शरद पवार का। इस समय महाराष्ट्र में तो है ही इस खबर को लेकर सियासी हलचल तेज, लेकिन इसके अलावा कहते ये हैं कि शरद पवार जितना धरती के ऊपर हैं उतना ही धरती के नीचे। वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उनका कदम क्या रहता है और उससे कितना नफा कितना नुकसान खुद को और दूसरों को, ये आंक पाना बेहद मुश्किल। अब उनके मन में क्या चल रहा है, अपनी ही बनाई पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। इससे पहले भी उन्होंने तब चौंकाया था जब वो अडानी का समर्थन करते नजर आए थे। वो भी तब जब विपक्ष आक्रामक था, अडानी को लेकर लगातार केंद्र पर निशाना साध रहा था, बीजेपी को घेर रहा था, पीएम को घेर रहा था। तब इनसे अलग हटकर शरद पवार ने जब अडानी का समर्थन किया था, तब भी सियासी हलकों में एक सनसनी मच गई थी कि आखिरकार शरद पवार चाहते क्या हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या बीजेपी की तरफ उनका सॉफ्ट कॉर्नर हो गया है। बहरहाल इस समय की बड़ी खबर यह है कि एनसीपी के अध्यक्ष पद से हटने का, इस पद को छोड़ने का बड़ा फैसला किया है शरद पवार ने। शरद पवार कद्दावर नेता न सिर्फ महाराष्ट्र के बल्कि इनके समर्थन से कई बार कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ है। विनोद ओझा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ। विनोद, बड़ी खबर यह है और इस खबर के पीछे की वजह क्या है, क्यों आखिर शरद पवार ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ने का फैसला किया है, क्या उनकी सोच, मंथन क्या है इसके पीछे? जी पूजा, देखिए शरद पवार की राजनीति है वो सबसे अलग हटके है। शरद पवार कभी कभी ऐसा कुछ बोलते हैं जो किसी को समझ में नहीं आता है और शरद पवार के बोलने का कुछ ना कुछ मतलब होता है। ये जो 10-15 दिन से रस्साकसी राजनीति में चल रही थी, उसका मतलब था कि शरद पवार ये निर्णय ले चुके थे, वो एक मौके का इंतजार कर रहे थे। और आज जबकि मुंबई में उनका एक बुक का प्रकाशन हो रहा था, प्रकाशन के टाइम में जब वो संबोधित कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को, उसी टाइम में उन्होंने ये घोषणा कर दी। कार्यकर्ता बहुत निराश है, कार्यकर्ताओं के आंख से आंसू निकल रहे हैं और किसी को ऐसा संभव नहीं लग रहा था कि शरद पवार अचानक से रिजाइन कर जाएंगे, वो अध्यक्ष पद से निवृत्ति का ऐसा निर्णय लेंगे। लेकिन ये बहुत आश्चर्यजनक है, कार्यकर्ताओं को भी पता नहीं था। हाँ पूजा, एक बात जरूर कहा जा सकता है कि जो शरद पवार अभी कुछ समय से महाविकास आघाड़ी से हट के बात कर रहे थे, हर निर्णय पे महाविकास आघाड़ी से उनका कुछ ना कुछ एक डिफरेंसेस था, तो उनके दिमाग में कुछ बातें चल रही थी और उनके हर एक बात का, हर एक उनके कथन का कुछ न कुछ मतलब होता है और वो आज देखने को मिला। ठीक,
राजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत। और समझना चाहेंगे इस बड़ी खबर के पीछे वजह क्या है, क्योंकि शरद पवार क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। एनसीपी के अध्यक्ष पद से छोड़ने के पीछे वजह क्या हो सकती है, क्या समझ में आ रहा है आपको? नहीं, देखिए, मैंने इसके पहले भी जब शरद पवार जी ने यह कहा था कि रोटी पलटने की बारी आ गई है, तभी मैंने यह बात कह दिया था कि देखिए, रोटी पलटने का मीनिंग यही है कि अब वो एजेड हो चुके हैं, अब वो अजीत पवार के कंधे पर सारी जिम्मेदारी देना चाहते हैं। और यही कारण रहा कि आज उन्होंने जो छोड़ा, इसके पीछे दो चीजें हैं। देखिए, आने वाले समय में ये जो शरद पवार का निर्णय है, यह इस बात का संकेत है कि अजीत पवार जो बीजेपी के साथ नजदीकी बढ़ा रहे हैं, वो शायद अब और नजदीकी बढ़ जाएगी। और उम्मीद है कि शायद एकनाथ शिंदे की सरकार जो है वो फिर से मुसीबत में आ जाएगी। शिंदे गुट को छोड़ करके बीजेपी अभी शरद पवार मतलब अजीत पवार के साथ जा सकती है, क्योंकि अभी जो एपीएमसी का चुनाव हुआ, उस एपीएमसी के चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट को जिस तरीके से झटका लगा है, उससे यह मालूम चलता है कि गांव खेड़े में भी बीजेपी कमजोर हो रही है शिंदे गुट के साथ रहने के कारण। तो हमको लगता है कि ये बहुत ही परिपक्व डिसीजन मैं कह सकता हूँ शरद पवार का, कि वो ये भी नहीं चाहते कि इस उम्र में आने के बाद उनके ऊपर कोई ब्लेम लगे कि उन्होंने महाविकास अघाड़ी वगैरह के साथ धोखा किया, या जो विपक्षी एकता बनाई जा रही थी उसमें उन्होंने कुछ कमी किया। इससे बचते हुए उन्होंने अपना रिजिग्नेशन जो है उसकी घोषणा कर दी और अजीत पवार को फ्री हैंड दे दिया कि वो जो चाहे वो डिसीजन ले लें। यानी आपको लग रहा है राजीव जी कि आने वाले 1-2 दिन के भीतर एक कोई और भी नया समीकरण बनेगा और उसका भी ऐलान होना तय है? नहीं, बिल्कुल। मैं देखिए, जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति को थोड़ा समझते हैं, जानते हैं, वो पहले से ही अनुमान लगा बैठे हैं कि इस बार एनसीपी जो है वो बीजेपी के साथ जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और बीजेपी को भी इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि वो एकनाथ शिंदे के साथ जाने के बाद जो उन्होंने एक अनुमान किया था कि सारे शिव सैनिक उनके साथ आ जाएंगे, वो हुआ नहीं। और उनको ये मालूम चल रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ जाने से कोई बड़ा फायदा महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में एक बड़े शख्स की तलाश है बीजेपी को, जिसके साथ गठबंधन कर करके बीजेपी को खुद का भी फायदा हो सके और उसके गठबंधन को भी फायदा हो सके। तो इसमें राजीव जी ये समझना चाहेंगे कि एनसीपी को या शरद पवार को क्या फायदा होगा? देखिए, क्या है कि शरद पवार की पार्टी भले ही वो किसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े या न लड़े, तो भी वो 40 से 50 सीट की कैपेसिटी वो रखते हैं। तो 40 से 50 सीट की कैपेसिटी अगर शरद पवार रखते हैं और उसमें अगर बीजेपी का अगर वोट बैंक उनके साथ जुड़ जाता है, तो यह सीट आने वाले समय में 60 से 70 भी जा सकती है। और इधर बीजेपी की सीटों में भी इंक्रीजमेंट आ सकता है। तो जिसको बोलते हैं कि बहुत ही बड़े मेजोरिटी से ये गठबंधन सत्ता में आ सकता है, तो वो जो एक फायदा बीजेपी को दिखाई दे रहा है, जो अभी महाविकास अघाड़ी के रहने भर में बीजेपी को यह डर है कि आने वाला जो चुनाव होगा, या जो लोकसभा का चुनाव है या विधानसभा का चुनाव है, अगर ये महाविकास अघाड़ी जस की तस रह गई तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है और शायद अगली बार भी वो सत्ता से बाहर जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में शरद पवार के साथ आने पर बेहद मजबूत गठबंधन बन के उभरेगा और सत्ता हमको लगता है कि लगभग श्योर हो जाएगी बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राजीव जी, लेकिन जो आपने अभी जिक्र किया, आपने बीजेपी का स्टेट ऑफ माइंड बताया है कि बीजेपी ये कैलकुलेशन करके आगे बढ़ रही होगी, लेकिन इधर शरद पवार की बात की जाए तो ये किस कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं? क्या आगे अगर बीजेपी एनसीपी के साथ आती है, दोनों का कोलैबोरेशन होता है, सरकार बन जाती है, तो क्या उसमें भी कोई मुख्य पद शरद पवार को मिले, या इस कैलकुलेशन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, क्या है कि पिछले कुछ महीनों में अगर 2-3 महीने पहले की बात आप करेंगे तो ऐसा हुआ था कि शरद पवार, उनके बहनोई, उनके दामाद अजीत पवार, ये सारे लोग ईडी के कहीं ना कहीं निशाने पर दिखाई दे रहे थे और ईडी में इनकी कहीं ना कहीं बातें चल रही हैं। वैसी स्थिति में जो शरद पवार को सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है कि वो कम से कम अभी तत्काल इस राहत में आ जाएंगे कि वो जिस तरह की भी इंक्वायरी है उससे उनको राहत मिल जाएगी। प्लस बीजेपी के वोट बैंक के साथ आ जाने से उनका जो पुणे, बारामती, सतारा, सांगली, ये सब जो एरिया है, ये सब एरिया में वो निश्चित तौर पे थोड़े और मजबूत हो जाएंगे। तो हमको लगता है कि दोनों कोई ने अपना अपना कैलकुलेशन कर रखा है और दोनों ने अपने अपने बेनिफिट को डिसाइड कर रखा है। ठीक, पहली घंटी तभी बजी थी शायद राजीव जी, जब अडाणी के मुद्दे पर विपक्ष की लाइन से अलग जाते हुए पवार ने समर्थन किया था
और ये भी कहा था कि जेपीसी से क्या होता है। तभी कुछ कुछ हलचल तेज हो गई थी कि पवार आखिरकार ऐसा स्टैंड क्यों ले रहे हैं विपक्ष से अलग हटकर। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जिस वक्त विपक्ष पूरी ताकत से एकजुट होने के मूड में था, उसी समय शरद पवार का यह बयान आया, और वो भी अडानी की ही एक चैनल पर बैठ करके, एक निजी चैनल पर बैठ करके। इससे यह मालूम चला था कि निश्चित तौर पे शरद पवार जो है अब विपक्षी एकता के खेमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद तुरंत अजीत पवार का बयान आया कि नहीं, मैं मोदी जी की डिग्री को लेकर के और ईवीएम को लेकर के, कि नहीं, ईवीएम पर मुझे पूरा भरोसा है और मोदी जी के डिग्री से किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये दोनों तीनों स्टेटमेंट जो थे वो इस बात का साफ इशारा कर रहे थे। शुक्रिया आपका राजीव मिश्रा जी, समझाने के लिए, समीक्षा करने के लिए इस खबर पर। विनोद ओझा हमारे सहयोगी भी, ब्यूरो चीफ भी लगातार बने हुए हैं। विनोद, जैसा कि राजीव जी बता रहे हैं कि भाई बहुत कैलकुलेटिव है शरद पवार, ये सभी जानते हैं, और अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से जो वो स्टैंड लेने जा रहे हैं, अध्यक्ष पद तो छोड़ दिया है और आगे सुगबुगाहट ये भी हो सकती है कि बीजेपी के साथ भविष्य में वो नजर आए, तो पूरी कैलकुलेशन अपनी उन्होंने सियासत को खत्म नहीं बल्कि सियासत को एक नया मोड़ देते हुए की है। बिल्कुल पूजा, एक नया मोड़ दे दिया है। और देखिए उनके जो 10-15 दिनों से कुछ चर्चा चल रही थी और जो बोल रहे थे अडानी के मुद्दे पे, तो उन्होंने बोला ही है, लेकिन एक ज्वलंत मुद्दा है अभी महाराष्ट्र में, जो कोकन में एक रिफाइनरी का मुद्दा है, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला था। और वो भी जो उन्होंने बोला वो महाविकास आघाड़ी से हटके बोला। उन्होंने वही बोला जो महाराष्ट्र सरकार आज बोल रही है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों से बातचीत करके और इस समस्या का समाधान किया जाएगा। जबकि महाविकास आघाड़ी कह रही है कि ये महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार से मिलके जोर जबरदस्ती कर रही है। तो उनके जो कई कथन हैं वो बहुत अलग है महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी से हट के महाराष्ट्र में। एक बात इसमें स्पष्ट है कि जो उन्होंने अध्यक्ष पद से आज इस्तीफा दे दिया है, शरद पवार ने अपनी छवि बनाने की और बरकरार रखने की कोशिश की है। क्योंकि जो आज किताब का प्रकाशन हुआ है, उस किताब में भी उन्होंने कहा है कि जो भाजपा के साथ में अजीत पवार ने शपथ ग्रहण की थी, वो उनका अपना मत था, उनका डिसीजन था, उसमें हमारा कोई सहभागिता नहीं थी। इसका मतलब है कि अजीत पवार ने उस टाइम में जो डिसीजन लिया था, उन्होंने शरद पवार से पूछ करके नहीं लिया था। तो जाहिर सी बात है कि अब चूंकि शरद पवार महाविकास आघाड़ी से हटने का तो मन बना लिए थे, उनको अपनी छवि बचानी थी। आज उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब जो डिसीजन होगा वो अजीत पवार का होगा। मतलब एमवीए का क्या होगा विनोद? एमवीए का क्या होगा? देखिए, एमवीए तो कमजोर हो गई, एमवीए कमजोर हो गई। और उनके जो 15-20 दिनों से जो ये चल रहा है महाराष्ट्र में, तो उन लोगों तो आपको याद होगा उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी मिलने गए थे शरद पवार से जब अडानी के मुद्दे पे हुआ था बात, और अडानी खुद मिलने आए थे शरद पवार से। तो महाविकास आघाड़ी से हट के शरद पवार के तो सब चीजें चल रही थी, लेकिन ये था कि महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के लोग और उद्धव गुट के लोग बहुत प्रयास कर रहे थे कि शरद पवार को साथ में लेके चला जाए, शरद पवार साथ में चले। लेकिन शरद पवार की राजनीति देश में अलग है, वो जो सोचते हैं वो कोई समझता नहीं है, और उनकी सोच आज सामने आ गई है। और आज सबको पता चल रहा है कि महाविकास आघाड़ी से ये राष्ट्रवादी पार्टी अलग होने जा रही है, लेकिन शरद पवार की छवि बरकरार रहेगी, उनकी छवि बनी रही। और राजीव मिश्रा जी भी बता रहे थे विनोद की जिस तरह से अभी 2-3 महीने पहले ही ईडी के निशाने पर थे, चाहे वो अजीत पवार हो चाहे शरद पवार की कुछ प्रॉपर्टीज हो, उसके जरिए इस स्टेप के जरिए वो भी टैकल करने की कोशिश हो जाएगी, यानी एक तीर से दो निशाने। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके ऊपर अजीत पवार ने कमेंट भी किया था कि ये गलत मीडिया में आ रहा है कि हमको बकस दिया गया है, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, चाहे उसकी जांच नहीं हो रही है। ये जांच अभी भी जारी है। इसका मतलब है कि ईडी का तो जांच उनके सिर पे था ही, ईडी की जांच होनी थी, लेकिन अब शायद वो अगर भाजपा में आते हैं तो उनको राहत मिलेगी, ऐसा लग रहा है। और शायद हो सकता है कि ये दबाव तंत्र भी काम कर रहा होगा कि राष्ट्रवादी पार्टी आज भाजपा के नजदीक आ रही है। लेकिन आपने कहा कि जैसे ही ये अनाउंसमेंट की शरद पवार ने, जो कार्यकर्ता मौजूद थे वो काफी निराश और उदास हो गए, बहुत निराश है। और देखिए वहाँ पे अभी भी अफरा तफरी का माहौल है, जहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि शरद पवार को राष्ट्रवादी पार्टी में एक गार्जियन के तौर पे लोग देखते थे, उनके एक एक बात का मतलब होता था, उनको लोग बहुत इज्जत देते थे।
आज उन्होंने अचानक से अध्यक्ष पद से अगर इस्तीफा दे दिया है तो ये एक धक्का है उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। ठीक। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक समिति बनाई जाएगी और वो समिति तय करेगी कि अगला अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा। ठीक विनोद ओझा, शुक्रिया जुड़ने के लिए। अपडेट लगातार इस बड़ी खबर पर आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।